So hello everybody, welcome to the video. So in the previous video we had done the cultural anthropology और आपके पास जो है वो जो थ्योरीज़ का पार्ट है हमने उसको जो है वो डिसाइफर करने की कोशिश की थी, डिकोडिफाई करने की कोशिश की थी. सो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी एंड मेथड हमने पिछली क्लास के अंदर जो है वो इसको 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था. ठीक है, तो 3 पार्ट जो है, जैसे आपके पास पहला पार्ट था द बेसिक कंसेप्ट्स. बेसिक कंसेप्ट्स किस चीज़ के? कल्चर एंड सोसाइटी. देन आपके पास जो था कल्चरल इंस्टीट्यूशंस. देन आपके पास जो है जो तीसरा पार्ट बना था दैट वाज दी हाउ टू स्टडी कल्चर, और आपके पास जो है वो मेथड्स एंड अप्रोच. ठीक है, तो बेसिकली जो है वो मेथड, अप्रोच एंड थ्योरीज. तो इस तरह से जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट. सो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है वो इस स्ट्रक्चर को जो है वो प्रॉपरली समझने की कोशिश की थी. अब जो है हम दूसरा पार्ट जो है वो करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, इस कंटिन्यूशन के अंदर जो है, एंड विल पिक अप वन बाय वन. एक एक टॉपिक को हम एक एक करके जो है वो पकड़ेंगे और उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं, क्या आपके पास जो है वो कीवर्ड्स हैं, कहाँ से जो है वो कैसे आपको पढ़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स विद द चैप्टर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर. नेचर ऑफ कल्चर का मतलब क्या है कि कल्चर का असेंस क्या है. ठीक है, कि कल्चर का जो है वो असेंस क्या है. अब आपके पास कल्चर का असेंस, इसके अंदर आपके पास टॉपिक्स कौन कौन से हैं? टॉपिक्स हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन. ठीक है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है. हाउ द कल्चर इट इज़ कनेक्टेड विद सिविलाइजेशन एंड हाउ सिविलाइजेशन इट इज़ कनेक्टेड विद कल्चर. दोनों का रिलेशनशिप क्या है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, और दोनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं. अब इन डिफरेंसेस को समझाते हुए आपके पास बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. जैसे आपके पास टोनी बी हो गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्लस सोशोलॉजिस्ट हैं. जैसे आपके पास टोनी बी हो गए, आपके पास जो है क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हो गए, जो कि कल्चर को बेस मानते हैं और कहते हैं कि डेवलपमेंट प्लस कल्चर इट इज़ इक्वल टू द सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जो है वो आपके पास सोशोलॉजिस्ट हैं, जो कि कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच वाले जो रिलेशनशिप है उसको जो है समझाते हैं. दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे कल्चर कैसे अलग है सिविलाइजेशन से, इन चीज़ों को समझाते हैं. जैसे आपके पास क्रोबर हो गए, वो कल्चर को कुछ जो है वो सुपर ऑर्गेनिक की तरह जो है समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके पास ये पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है. दूसरा जो आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकलता है दैट इज़ एथनोसेंट्रिज्म विसा विस कल्चरल रिलेटिविज्म. ठीक है, कि एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट है, और किस तरह से जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो आपके पास पैदा हुआ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर. देखो, कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो लिटरेरी कंसेप्ट भी है. ठीक है, वो लिटरेचर के अंदर भी पैदा होता है, बिकॉज इट्स द सिलेबस और इट इज़ द पेपर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी. तो हमें जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को जो है वो समझना पड़ेगा. ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म कैसे जो है वो आपके पास जो है वो रिकॉग्नाइज होता है. समनर जो है वो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी किताब फोक वेज के अंदर, और फिर जो है वो कैसे एथनोसेंट्रिज्म जो है वो इनटॉलरेंट बिहेवियर जो है वो बनाता है, और कैसे जो है वो इसके जो है वो विपक्ष के अंदर, इसकी जो है वो एक ऑपोजिशन के अंदर जो है वो फ्रांस बोआ कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट जो है वो खड़ा करते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो आपको जो है वो चीज़ों को जो है वो पढ़ना है. देन द नेक्स्ट थिंग इट इज़ द नेचर ऑफ सोसाइटी. सो पहला तो बहुत सिंपल है कि सोसाइटी चीज़ क्या है. जनरली यहाँ से जो है वो बहुत कम जो है वो लोग जो
यूपीएससी है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती। जो यूपीएससी का फोकस रहता है वो दूसरे टॉपिक के ऊपर रहता है, सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर, हाउ दे आर डिफरेंट, वो आपके पास डिफरेंट कैसे है, और आपके पास जो है वो सोसाइटी एंड कल्चर के बीच का रिलेशनशिप क्या है। सो डिफरेंस और रिलेशनशिप को समझाते हुए आपके पास जो है वो 4 अलग अलग स्कूल्स जो है वो बन जाते हैं। एक स्कूल ये कहता है कि कल्चर जो है वो आपके पास बड़ी चीज़ है, वो पहले बनी, और सोसाइटी जो है वो कल्चर के बेस के ऊपर बनता है। दूसरा स्कूल कहता है कि आपके पास जो सोसाइटी है, जैसे आपके पास ये स्कूल के जो कर्ता धर्ता है वो मलिनोस्की हैं, ये कहते हैं, दूसरे जो आपके पास स्कूल है वो आपके पास कहता है कि सोसाइटी ये बड़ी चीज़ है, और फिर जो है वो इसके ऊपर जो है वो कल्चर बनता है, जैसे आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन हो गए। वो कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप्स ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, सोशल रिलेशनशिप्स की बिना के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो कल्चर बनाई जाती है। फिर आपके पास जो है वो अगला स्कूल आता है जो कहता है कि सोसाइटी जो है वो आपके पास बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, और जो आपके पास जो कल्चर है वो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कुछ सिविलाइजेशनिस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है, जो चौथा स्कूल है, कि सोसाइटी इट इज़ इक्वल टू कल्चर, वो कल्चर के इक्वल है। तो ये जो आपके पास टॉपिक है उसको इस 4 जो है ये 4 स्कूल जो है वो समझाते हैं। ठीक है, और जो हमारा करने का वे है वो भी जो है वो यही होना चाहिए। इन्हीं 4 स्कूल्स के आसरे पे जो है, इन्हीं 4 स्कूल के रेफरेंस से जो है वो आपको जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है। फिर उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स एंड सोशल एसोसिएशंस, इसके भी इनका क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है वो आपको पता होने चाहिए। देन आपके पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझाती हुई कुछ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिक या फिर आपके पास जो मेन थ्योरीज हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझाती हैं, उसके अंदर पहली जो थ्योरी आपके पास आ जाती है, इसको हम कहते हैं द फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो आपके पास पहले कुछ फंक्शनलिस्ट जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मार्क्स की अप्रोच आ जाती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझाती हुई, जिसको हम कहते हैं द डायलैक्ट्रिक अप्रोच ऑफ मार्क्स। मार्क्स की जो है वो डायलैक्ट्रिक अप्रोच वो आ जाती है जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझाती है। फिर उसके बाद जो है वो अगली अप्रोच, तीसरी अप्रोच आती है द अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर, वेबर की अप्रोच आती है। ठीक है, वेबर की जो है वो आपके पास पार्टी अप्रोच आती है, या फिर आपके पास जो है इसको वेबरियन अप्रोच कह देते हैं। तो आपके पास जो है वो वेबर की अप्रोच जो है वो तीसरी अप्रोच आती है। देन आपके पास जो है वो चौथी अप्रोच आती है जो कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट इटसेल्फ इट इज़ नोन एज दी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, जिसके अंदर हम जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ओरिजिन जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं इन दी प्रिमिटिव सोसाइटीज़। तो इसको जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इसके अलावा देर आर मैनी अदर अप्रोचेज लाइक फेमिनिस्ट अप्रोच, लाइक सर्टन स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच कईयों ने देने की कोशिश की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दे आर द मेजर अप्रोचेज। ये आपके पास जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की मेजर अप्रोचेस हैं। तो बेसिकली जो है वो इस पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको जो है सोसाइटी को पढ़ना है। ठीक है, सो मैं सारी की सारी जो मेजर चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी हैं इसके अंदर, वो जो है वो आउटलाइन करता चला जाऊंगा। देन उसके बाद डेफिनेशन एंड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, मैरिज की यूनिवर्सैलिटी। तो यहाँ से 2 सवाल जो है या फिर 2 पर्सपेक्टिव से जो है वो इस टॉपिक को पढ़ना है आपने। पहला पर्सपेक्टिव है कि क्या मैरिज की, क्या जो है वो आपके पास जो मैरिज की यूनिवर्सल डेफिनेशन है, क्या मैरिज की जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है वो पॉसिबल है भी या फिर नहीं। दूसरा जो पर्सपेक्टिव यहीं से आता है वो ये आता है, क्या मैरिज यूनिवर्सल है, क्या मैरिज इटसेल्फ, जो मैरिज का संस्थान है, क्या वो यूनिवर्सल है। तो उस चीज़ के ऊपर जो है वो 2 जो है वो यहाँ पे आपको अहम जो सवाल है वो आंसर करने हैं। ठीक है,
मैरिज की डेफिनेशन में जो है वो अगेन दो तरह के जो है वो आपके पास स्कूल्स निकलते हैं, जो कि मैरिज की डेफिनेशन को दो पर्सपेक्टिव से समझाते हैं। पहला स्कूल है जो कि मैरिज की डेफिनेशन को स्ट्रक्चरली समझाने की कोशिश करता है, जिसके अंदर आपके पास जिसके कर्ता धर्ता जो है वो मर्डॉक हैं, जो कि मैरिज को एक जो है वो संबंध बताता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियर फैमिली का गठन हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली बनती है। फिर उसके बाद जो दूसरी आपके पास अप्रोच है वो है आपके पास फंक्शनल अप्रोच, जिसके अंदर जो है वो आपके पास पीटर प्रिंस वगैरह जो है वो ये सारे लोग जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, वो जो है वो मैरिज के फंक्शन को बताते हैं, वो मैरिज की जो फंक्शनैलिटी है, जो प्रोजनी की जो एक आपके पास रिप्रोडक्शन का फंक्शन है, जो आपके पास प्रोजनी के राइट्स का जो फंक्शन है, उसके जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर जो है वो डिबेट करते हैं या फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मैरिज यूनिवर्सल है, इस चीज़ को समझाते हुए अगेन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द फंक्शनिस्ट अप्रोच। तो फिर जो है वो आपको जो है फंक्शनिस्ट अप्रोच की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। नाउ यू हैव द लॉज ऑफ मैरिज। मैरिज के लॉज क्या हैं? ठीक है, मैरिज के लॉज जो हैं अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, इंसिस्ट टैबू। ठीक है, तो आपके पास जो है वो मैरिटल लॉज को इन पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ओके, सो आपको जो है वो इनके बारे में जो है वो अच्छे से जो है वो पता होना चाहिए। दो चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन वाई, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एंडोगैमी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एक्सोगैमी। बेसिकली आपके पास जो है एंडोगैमी जो है ये अलग रह जाती है, और आपके पास हाइपरगैमी, हाइपोगैमी जो है वो एक्सोगैमी के अंदर जो है वो काउंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप लॉज ऑफ मैरिज को बात करो, अगर आप लॉज ऑफ मैरिज की बात करो, तो आपके जो लॉज ऑफ मैरिज है उसको आप जो है वो इंसिस्ट टैबू, और आपके पास जो है जो दूसरी चीज़ बनती है वो है आपके पास एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी। इसके अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हो। सो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है वाई का क्वेश्चन, यानी कि थ्योरीज का क्वेश्चन, कि इंसिस्ट टैबू पैदा क्यों हुआ, और आपके पास एक्सोगैमी क्यों परफॉर्म की जाती है, एंडोगैमी क्यों परफॉर्म की जाती है, और इसके एग्जाम्पल्स। ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बन जाती है। देन उसके बाद द टाइप्स ऑफ मैरिजेस, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ग्रुप मैरिजेस। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट आर दीज। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए व्हाट, कि आपके पास ये क्या चीज़ है, मोनोगैमी क्या चीज़ है। मोनोगैमी के टाइप्स हैं, स्ट्रिक्ट मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी। ठीक है, ये मोनोगैमी के टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोगैमी जो है वो क्यों कुछ सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो प्रेफर की जाती है। मोनोगैमी कुछ और नहीं, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री का ना होना ही मोनोगैमी होती है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ऐसी कौन सी जो है वो चीज़ें हैं जो कि आपको पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री को मना करती हैं कि आप जो है एक से ज़्यादा बीवियां जो है वो नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो आपको इन चारों मैरिजेस के अंदर जो है वो व्हाट और वाई का जो है वो सवालिया निशान जो है वो ढूंढना है। देन आपके पास जो है द फंक्शंस ऑफ मैरिज, मैरिज के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मैरिज का एक प्रॉपर जो है वो फंक्शन जो है वो बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल तंबिया हैं। तंबिया जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैरिज जो है वो एक इकोनॉमिकल पर्पस जो है वो आपके पास जो है वो फुलफिल करती है। मरीनोस की हैं, वो कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है और जो आपके पास सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का जो फंक्शन है वो जो है वो मैरिज जो है वो फुलफिल करती है। इस तरह से आपके पास जो है वो अलग अलग आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मैरिज के एक एक फंक्शन को जो है वो स्टडी कर रखा है। ठीक है, सो अगेन यू हैव टू स्टडी दोज थिंग्स, उनके पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको चीज़ों को पढ़ना है। देन आपके पास मैरिज रेगुलेशंस।
मैरिज रेगुलेशंस के अंदर प्रेफरेंशियल, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोस्क्रिप्टिव। प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब है प्रोहिबिटेड, क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड क्या है भाई, इंसिस्ट, टैबू प्रोहिबिटेड है। तो प्रोस्क्रिप्टिव के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो इंसिस्ट, टैबू आ जाता है। प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स, व्हाट आर द प्रोहिबिटेड थिंग्स। तो यूनिवर्सली जो है वो हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंसिस्ट है, इंसिस्ट का मतलब क्या है कि जब आप अपने बहुत सगे रिश्तेदार के साथ जो है वो जो क्लोज रिलेटिव है उसके साथ जो है जब आप सेक्सुअल संबंध के संबंधों के अंदर जो है वो आ जाते हो, उसको आप कहते हो इंसिस्ट। इंसिस्ट जो है इट इज़ यूनिवर्सली टैबूड, इसको जो है वो यूनिवर्सली टैबू कर दिया गया है। क्यों किया गया है वो जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आते हैं प्रेफरेंशियल एंड प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स। प्रेफरेंशियल रूल्स का मतलब क्या है कि समाज कहाँ पे आपकी शादी करना जो है वो प्रेफर करता है। प्रेफरेंशियल रूल्स के अंदर आपके पास कज़न मैरिजेस आती हैं, अंकल नीस मैरिजेस आ जाती हैं। कज़न मैरिजेस के अंदर द कज़न मैरिजेस दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैरेलल कज़न और आपके पास जो है वो क्रॉस कज़न। ठीक है, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैट्रीलेटरल एंड मैट्रीलेटरल, और पैट्रीलिनियर और मैट्रीलिनियर एज यू विश। ठीक है, पैट्रीलेटरल और मैट्रीलेटरल, उनको जो है वो प्रेफरेंशियल मैरिजेस को जो है वो डिवाइड किया गया है। हेयर द एग्जाम्पल्स एंड द केस स्टडीज़ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं और जो केस स्टडीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देन जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास प्रिस्क्रिप्टिव रूल। प्रिस्क्रिप्टिव रूल का मतलब क्या है कि अगर आप जो है वो इससे बाहर शादी करते हो तो आपको जो है वो दंडित किया जाएगा, आपको जो है वो किसी तरह की सज़ा मिलेगी। ठीक है, वो हैं आपके पास प्रिस्क्रिप्टिव मैरिजेस, कि ये प्रिस्क्रिप्शन है कि आपने जो है वो यहीं पे जो है वो शादी करनी है। सो जो एक्सोगैमस मैरिजेस हैं, एंडोगैमस मैरिजेस हैं, वो आपके पास प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स के अंदर जो है वो आती है। अगेन जो प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स हैं ये सोसाइटी बाय सोसाइटी जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, देन आपके पास आ जाती हैं मैरिज पेमेंट्स। मैरिज पेमेंट्स के अंदर आपके सिलेबस के अंदर जो है वो दो तरह की मैरिज पेमेंट्स हैं। वन इज़ द ब्राइड वेल्थ, अदर इज़ द डोरी। ठीक है, ब्राइड वेल्थ, जब आपके पास पैसे जो हैं वो ब्राइड की फैमिली को जाते हैं, या फिर आपके पास किसी भी तरह का कैपिटल है वो ब्राइड की फैमिली को जाता है, उसको हम कहते हैं ब्राइड वेल्थ। एंड देन जब डोरी, जब आपके पास पैसे जो हैं वो आपके पास जो है वो ग्रूम की फैमिली को जो है वो जाते हैं। ठीक है, देन आपके पास जो अगला है दैट इज द चैप्टर ऑफ फैमिली। ठीक है, सो द चैप्टर ऑफ फैमिली आपके पास जो है अगेन जो इसकी स्टार्टिंग है इट इज़ विद द डेफिनेशन एंड यूनिवर्सैलिटी। आपको जो है अगेन डेफिनेशन, क्या फैमिली यूनिवर्सल है, क्या इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन बन सकती है, उसको समझाना है। देन उसके बाद फैमिली, हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप, तीनों के अंदर आपके पास क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। फैमिली एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है। हाउस होल्ड एक जो है ये आपके पास जो है वो एसोसिएशन है। डोमेस्टिक ग्रुप एज द नेम सजेस्ट इट्स अ डोमेस्टिक ग्रुप, वो एक सोशल ग्रुपिंग है। सो उस पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको इसको जो है समझाना है। देन द फंक्शंस ऑफ फैमिली, अगेन आपके पास जो है यही जो ऑथर्स हैं इन लोगों ने ही जो है वो फैमिली के फंक्शंस को भी समझाया है। देन आपके पास टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिज, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इवन जॉइंट फैमिली, अगर आप आईपी देसाई की स्टडी करें, जॉइंट फैमिली को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है,
तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास जो है न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में जो है वो फैमिलीज आपकी जो है वो इधर उधर जो है वो होती रहती है. अगेन यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मैनी इंडियन एंड इंटरनेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनके जो परस्पेक्टिव से जो है वो आपको चीज़ों को पढ़ना है. सो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ आई.पी. देसाई, पॉलिन कुलिंडा, इरावती कारवे, इन सब के परस्पेक्टिव से जो है वो आपको फैमिली को जो है स्टडी करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर फैमिली को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से जो है वो स्टडी किया है. देन उसके बाद ब्लड रिलेशंस. ब्लड रिलेशंस के ऊपर फैमिली को दो पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है. वन इज द कंजुगल फैमिली, अदर इज द कॉन्सैंग्यूइन फैमिली. तो आपके पास जब प्रेफरेंशियल रूल्स ऑफ मैरिज लगते हैं तो कॉन्सैंग्यूइन फैमिली बन जाती है, और जब आपके पास जो है वो प्रेफरेंशियल रूल्स जो है वो नहीं लगाए जाते तब आपके पास जो है वो कॉन्जुगल फैमिली जो है वो बन जाती है. देन आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंस देयर आर मेजरली तीन जो है वो डिविजन्स होती हैं, पैट्री लोकेलिटी की, मैट्री लोकेलिटी की और एक वीरी लोकेलिटी की. ठीक है, तो आपके पास मेजर तीन डिविजन्स हैं. खैर पैट्री लोकेलिटी और मैट्री लोकेलिटी जो है वो मेजर है. मामा के घर में रहना जो है अगेन इट्स अ काइंड ऑफ द मैट्री लोकेलिटी, मैट्री लोकल फैमिलीज़ के अंदर ये जो है ज़्यादा मिलता है. ठीक है, देन आपके पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के बेसिस के ऊपर जो है अगेन आपके पास फैमिलीज़ को जो है वो डिवाइड किया गया है. ठीक है, सक्सेशन जो है वो लीनियर भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है. ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन जो है वो फैमिलीज़ को जो है डिवाइड किया गया है. फिर उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. यानी कि फैमिली की जो स्ट्रक्चर है, जो फैमिली की जो फंक्शनिंग है, उसके अंदर, दोनों के अंदर, फैमिली की स्ट्रक्चर और फैमिली की जो फंक्शनिंग है, इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो क्या चेंज आ रहा है. अगेन यू हैव टू प्रवोक, अगेन यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ सर्टन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. फिर से जो है वो आपको कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो है वो रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो आप इस चेंज को जो है वो समझा सकते हो. सो आपको जो अगेन आई.पी. देसाई का जो है वो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा. आई.पी. देसाई ने समझाया है कि कैसे जो है वो आपका फैमिली का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा है. मुलाटी की जो स्टडी है, मुलाटी की स्टडी जो है वो करनी है. वो फंक्शनैलिटी को समझाते हैं कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से फैमिली की फंक्शनैलिटी जो है वो कैसे चेंज हुई है. वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपके पास जो है टेलकट पार्सन जो है वो समझाते हैं कि किस तरह से जो है वो फैमिली जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन यू हैव टू गो टू डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट. अलग अलग आपके पास जो है जो फंक्शनिस्ट हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे टेलकट पार्सन वो फंक्शनिस्ट हैं, कुछ आपके पास जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनिस्ट हैं. उनको उनके पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको जो है वो फैमिली को जो है समझाना पड़ेगा किस तरह से जो है वो फैमिली में जो है वो चेंज आ रहा है. ठीक है, सो अगेन देखो इन चीज़ों के अंदर जेनरिक कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल होती हैं. और प्लीज़ फॉलो दैट रिसोर्स, उसी रिसोर्स को आप फॉलो कीजिए जिसके अंदर आपको टेक्निकलिटीज़ दिखाई दे रही हैं. ये सारी चीज़ें जो है जिस सोर्स के अंदर जो है वो आपको फुलफ़िल हो रही हैं, उनके पास, उस सोर्स के पास जो है वो आप जाइए, ऐसे ही नहीं किसी किताब को उठा लेना. ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास आती है किनशिप. किनशिप के अंदर जो है अगर आप पूरे इस टॉपिक को जो है वो आप डिवाइड करना चाहते हो तो किनशिप को जो है वो दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है. वन इज सीइंग किनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अलायंस. अलायंस के पर्सपेक्टिव से अलायंस के पर्सपेक्टिव से आप अगर रिश्तेदारी को देखो,
अलायंस का मतलब क्या है, मैरिज के पर्सपेक्टिव से अगर आप रिश्तेदारी को देखो तो किनशिप जो है वो आपको, किनशिप का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। दूसरा जो है वो आपके पास, अगर आप जो है वो डिसेंट के पर्सपेक्टिव से जो है वो अगर आप रिश्तेदारी को देखो, डिसेंट का मतलब क्या है, ब्लड के पर्सपेक्टिव से, खून के रिश्ते के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो रिश्तेदारी को, तो रिश्तेदारी जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो अलग दिखाई देती है। तो इसी दो चीज़ों को समझाने के लिए इन्हीं दो आपके पास टॉपिक्स के ऊपर जो है वो थ्योरीज बनी हुई है। पहली है आपके पास अलायंस थ्योरी, सो डिसेंट एंड अलायंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। पहली है आपके पास अलायंस थ्योरी, फिर आपके पास आती है डिसेंट थ्योरी, ठीक है। डिसेंट थ्योरी जैसे आपके पास लुई डुमोंट हो गए, आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, ये सब लोग जो है वो डिसेंट थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने जो है वो किनशिप को ब्लड के पर्सपेक्टिव से, किनशिप को जो है वो ब्लड ग्रुप के पर्सपेक्टिव से जो है वो समझाया है, डिसेंट ग्रुपिंग के पर्सपेक्टिव से समझाया है। दूसरे हैं आपके पास अलायंस थ्योरिस्ट, जैसे आपके पास लेवी स्ट्रॉस हो गए, तो उन्होंने मैरिज के पर्सपेक्टिव से जो है वो किनशिप को समझाया है, ठीक है। इन्हीं दो थ्योरीज के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो फिलिएशंस बनती हैं, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों के पर्सपेक्टिव से हमें दो कंसेप्ट जो है वो मिलते हैं। एक है कंसेप्ट ऑफ डिसेंट, कंसेप्ट ऑफ डिसेंट, और दूसरा होता है द कंसेप्ट ऑफ फिलिएशन। फिलिएशन को अगेन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, डिसेंट फिलिएशन और सिंपल फिलिएशन और कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, ठीक है। डिसेंट का मतलब क्या है कि जब आपके पास, जैसे आपका गोत्र है, आपके गोत्र के अंदर आपको जो है वो कोई चॉइस नहीं मिली कि आप जो है वो अगर बाप का गोत्र नहीं लेना चाहते तो किसी और का जो है वो गोत्र ले लीजिए, आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। उसको कहते हो द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट, कि आपको जो है वो आपके पिताजी का गोत्र ही मिलेगा। आपके पिताजी, अगर आप जो है वो आप अपने पिता की संतान हो तो आपको अपने पिता के ग्रुप के अंदर, उसी की कास्ट के अंदर जो है रहना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आता है फिलिएशन। फिलिएशन का मतलब है जब आपको चॉइस दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चॉइस दी जाती है थोड़े टाइम के बाद, जन्म लेने के बाद, कि आप जो है वो, कई सोसाइटीज़ के अंदर ये चॉइस होती है जिसकी आप जो है वो किसकी जायदाद को इनहेरिट करना चाहते हो, या फिर कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास, जो भी आपके पास इनहेरिटेंस है वो आप कहाँ से लेना चाहते हो, वो मामा की साइड से आप क्या लेना चाहते हो, आप अपने पिता की साइड से क्या लेना चाहते हो, ठीक है। तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर इंसान को जो पैसा है या फिर जो कैपिटल है, जो भी पेमेंट्स आती हैं, वो दो साइड से आती हैं, एक मदर साइड से भी आती है, एक फादर साइड से भी आती है। जो ज़मीन जायदाद है वो फादर साइड से मिलती है, क्योंकि आप फादर के घर में रह रहे हो, तो जो ज़मीन जायदाद है वो जो है वो फादर के घर से मिलेगी। लेकिन जब आपकी शादी होगी तो शादी का काफ़ी जो मेजर खर्चा है वो कहा जाता है कि जो नानके हैं, जो आपके पास मदर वाली साइड है, वो करेंगे। सो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, ठीक है। तो आपके इस थ्योरी से, इस नज़र से देखने पे हमें दो तरह के कंसेप्ट मिल गए। एक है कंसेप्ट ऑफ फिलिएशन, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ डिसेंट। फिलिएशन जब आप बड़े हो गए, आपको चॉइस मिल गया, और डिसेंट का कंसेप्ट का मतलब है कि अभी आप छोटे हो, आपके पास जो है वो चॉइस नहीं है, तो गोत्र जो है वो आपको आपके फादर वाला दे दिया गया, ठीक है। फिर डिसेंट के ऊपर ही मैं एक एक टॉपिक के ऊपर आऊँगा, थोड़ा जो है ये टॉपिक जो है वो एम्बिग्यूस लिखा गया है। सो डिसेंट के ऊपर ही आपके पास जो है वो टाइप्स ऑफ डिसेंट जो है वो बनाए गए हैं। यूनिलीनियल डिसेंट, डबल डिसेंट, बाइलेटरल, एम्बिलीनियल।
ठीक है। बाईलेटरल के अंदर आपके पास जो है वो किंगरेड आ जाती है, रिश्तेदारी आ जाती है। बाईलेटरल, ठीक है, किंगरेड आ जाती है, रिश्तेदारी आ जाती है। यूनिलीनियल डिसेंट, इसके अंदर दो तरह के डिसेंट आ जाते हैं, या तो आप फादर से ज़मीन ले रहे हो या फिर मदर से ज़मीन ले रहे हो। मदर से ज़मीन, जैसे आपके पास खासी ट्राइब हो गई, वो जो है वो लड़कियां जो है वो मदर से ज़मीन लेती हैं, फादर से जो है वो उनका हक नहीं बनता, फादर जो है वो मदर के पास रहता भी नहीं है, ठीक है। यूनिलीनियल और आपके पास जैसे पैट्रीलीनियल डिसेंट जैसे आपकी सोसाइटी के अंदर है। डबल डिसेंट जैसे याको ट्राइब के अंदर होता है, एक जो मदर है वो जो है वो मूवेबल चीज़ें लेके आएगी और जो फादर है वो इमूवेबल चीज़ें जो है वो लेके आएगा। एम्बिलीनियल डिसेंट, कुछ सोसाइटी के अंदर लोगों को जो है वो पूरी चॉइस दे दी जाती है कि जो जैसे करना चाहते हो वैसे आप जो है वो कर सकते हो। एम्बिलीनियल डिसेंट, अगर आप फादर से कुछ लेना चाहते हो आपकी चॉइस है, तो बहुत भाई जो है आपके पास जो भी जो कज़न्स होते हैं वो मिलते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से जो है वो डिवीज़न होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो डिवीज़न जो है वो हो जाती है। ज़्यादा जो आपके पास गरीब सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर पावर्टी का इंसिडेंस ज़्यादा है, उसके अंदर जो है वो एम्बिलीनियल डिसेंट जो है वो होता है। जो आपके पास बहुत इंडिजिनियस छोटी ट्राइब्स हैं उनके अंदर पॉवर्टी का इंसिडेंस ज़्यादा है, कैपिटल को जो है वो ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती, तो एम्बिलीनियल डिसेंट जो है वो आपके पास जो है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। अगेन यू हैव द कंसेप्ट ऑफ द कंसैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी, ठीक है। कंसैंग्यूनिटी का मतलब है ब्लड और एफिनिटी का मतलब है मैरिज, ठीक है। तो उसका जो है वो कंसेप्ट है, बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, सेम नहीं कहूँगा लेकिन एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करती हैं, एनीवेज, ठीक है। देन यू हैव द फॉर्म्स ऑफ डिसेंट। जब आपके पास आप यूनिलीनियल डिसेंट को मिलाते जाते हो तो डिसेंट ग्रुप्स जो है वो बड़े होते जाते हैं। तो पहले आपके पास लीनिएज बनती है, लीनिएज के अंदर जैसे आपके पास आपके ग्रैंडफादर हो गए, फादर हो गए, आप हो गए, ये एक लीनिएज बन गई। लीनिएजेस, बहुत सारी लीनिएजेस को मिला देते हो तो आपके पास क्लैन बन जाती है। बहुत सारी क्लैंस को मिला देते हो तो आपके पास जो है वो फ्रेटरी बन जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो है अगर ऐसे ही चीज़ों को मिलाते चलोगे तो आपके पास जो है वो एक ट्राइब बन जाएगी। पूरी ट्राइब को दो हिस्सों के अंदर काट दोगे, बहुत सारी ट्राइब्स को दो हिस्सों के अंदर बांट दिया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज, मैरिज के पर्पज़ के लिए। तो वो जो है वो आपके पास मोइटी बन जाती है। किंगरेड का मतलब जो है जो बाईलेटरल डिसेंट से बने हैं, जिसको हम कहते हैं रिश्तेदारी। किंगरेड तब काम आते हैं जब आपको जो है वो कोई, लेट से यू हैव मैरिज, कोई आपको जो है वो कोई रिचुअलिस्टिक पर्पस जो है वो अदा करना है, या फिर जो है वो आपको अपनी फसल को काटना है, तो क्या किया जाता है कि कोई रिश्तेदारी से किसी को बुला लिया जाता है कि आप आ जाओ, फसल काटने वाली है। तो आपके पास जो है वो किंगरेड, तो रिश्तेदारी जो है वो बन जाती है। फिर उसके बाद आपके पास अगला टॉपिक है द किनशिप टर्मिनोलॉजी। किनशिप टर्मिनोलॉजी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एल.एच. मॉर्गन ने बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी। लेकिन यूपीएससी एल.एच. मॉर्गन तक रुकने वाली चीज़ ही नहीं है। यूपीएससी किनशिप टर्मिनोलॉजी से दो तरह के जो है वो सवाल पूछता है। किनशिप टर्मिनोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि किनशिप टर्मिनोलॉजी ये यूज़ क्यों होती है, इसके पीछे डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, थ्योरी क्या है इसके पीछे। और जो दूसरी चीज़ जो है वो ये पूछता है यूपीएससी कि किनशिप टर्मिनोलॉजी का एवोल्यूशन, यानी कि अलग अलग जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से किनशिप टर्मिनोलॉजी को जो है समझाया है। सो इसके अंदर जो है वो मॉर्गन के साथ लुई भी आ जाते हैं, आपके पास जो है वो और कई सारे फंक्शनलिस्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। सो बेसिकली जो लुई की जो आपके पास किनशिप टर्मिनोलॉजी है उसको और डिटर्मिनेंट्स हैं उसको जो है वो काफ़ी फेवर किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इन चीज़ों को जो है वो समझाना, इन चीज़ों को समझना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि जो आपके पास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी डेप्थ के अंदर जाती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, एक चीज़ की पूरी गारंटी है, अगर आप उस डेप्थ में चले जाते हो, अगर आप उस डेप्थ को जो है वो पकड़ लेते हो,
देन देयर इज़ नो वे अराउंड कि आपके जो है वो नंबर काटे जाएंगे। यही एक वजह है कि एंथ्रोपोलॉजी बाकी जब ऑप्शनल्स 280 के ऊपर जाके रुक जा रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो चाहे कितना कुछ भी हो जाए, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपके पास 300 प्लस जो है वो लेके आ रही है, हर साल लेके आ रही है। वो बच्चे जो कि इस डेप्थ के अंदर, मेरा जनरली जो है वो एक पर्सपेक्टिव रहता है कि अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उसको प्रॉपरली करो, आपने ऑप्शनल लिया है तो उसको प्रॉपरली करो। तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डेप्थ के अंदर चले जाते हैं, डेप्थ को पकड़ लेते हैं, उनके जो है वो नंबर कभी कम नहीं आते। ठीक है, उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी जो है वो बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह हो जाता है। उनका जो आपके पास एक सोचने का तरीका है वो भी जो है वो बिल्कुल उसी लाइंस के ऊपर जो है वो चला जाता है। ठीक है, सो इन अफवाहों के साथ जो है वो मत उड़िएगा कि आपके पास जो एंथ्रोपोलॉजी है ये एक जर्नलिस्टिक सब्जेक्ट है। जर्नलिस्टिक सब्जेक्ट नहीं है। आई होप अब तक जो है वो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर टेक्निकल चीज़ों को पकड़ लिया तो नंबर जो है वो कम नहीं होंगे। दैट आई कैन अश्योर यू। इस चीज़ को मैं जो है वो पूरी तरह से जो है वो इस चीज़ को आपको समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। ठीक है, देन जो अगले वाले टॉपिक्स हैं उनको जो है वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो डिसाइफर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप इट वाज लिटिल इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।